See, it is obvious that you don't need to be Shakespeare in order to just gain 95% marks in your English examination paper. All that you need is a smart strategy along with a working mind and a pen. That's all what you require in order to gain 95 marks in your English examination. Here is the step-by-step process of preparing for English examination for your board of 10th or 12th. Let's see. चलिए इंग्लिश एग्जामिनेशन की पूरी एक्सरे करके देखते हैं इसमें, जहाँ CBSE भी खुद भी बोलेगा कि अरे वाह, मतलब फ्रॉम पेपर पैटर्न टू पैनिक प्रूफ टिप्स, ये सब आपको एक वीडियो में यहाँ मिल रहा है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. इफ यू फेल टू प्रिपेयर इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल. बेंजामिन ने ये बात बोली थी कि सी इंग्लिश पेपर पैटर्न को जैसे ही आप समझ लेते हो ना, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है. वंस यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, यू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. और एक बार अगर ये मिल जाए तो फिर आपको डर ही नहीं लगता. आपको पता होता है क्वेश्चन का पूछने का फॉर्मेट क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से पूछते हैं. क्या अगर आप अपने नॉर्मल मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जाओगे और जब वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और उसमें अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाए तो 50% मार्क्स आपके ऐसे ही डिडक्ट हो जाएंगे. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है CBSE पैटर्न एज कम्पेयर टू लास्ट वन, पिछले से बहुत ज़्यादा. अब ये आपको नहीं याद रखना होगा कि लेंचो कौन था, फायर का सिग्निफिकेंस क्या है, आइस क्या है, या डस्ट ऑफ स्नो में ऐसा क्या था, या फिर नेल्सन मंडेला यूनिक क्यों हैं. नहीं, आपको ये सब याद रखना. बॉल पोम में लड़का कौन था, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी सुधारनी होगी. आपने स्टोरी को पढ़ते हुए कैसे फील अपने अंदर लाए, आपने उसे किस तरीके से एब्जॉर्व किया, आपने उसे किस तरीके से समझा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आंसर दे पाते हो कि नहीं. आपको अगर जस्ट एक अननोइंग सिनेरियो में अगर आपको दिया जाए तो क्या आप उसे फेस कर पाओगे. अगर आप ही को लेंचो बनाया जाए या फिर आपको वो पोस्ट मास्टर बना दिया जाए जिसने उसे प्रोवाइड किया था लेंचो को 70 पेसोज, तो आपको वो कैसा फील होता. अब क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, आपको ये सब चीज़ें समझनी होगी. इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल. आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझनी होगी. आपको ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले सेक्शन 1 होता है. इस सेक्शन में रीडिंग स्किल होता है, जिसमें से एक 12 मार्क्स के और एक 8 मार्क के अनसीन पैसेज मिलते हैं. एक होता है फैक्चुअल, जो कि बहुत 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 आसान होता है. ठीक है. अब जो फैक्चुअल पैसेज होता है उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, उसे बस एग्रीगेट करना होता है, उसे अच्छी तरीके से समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने होते हैं. जहाँ तक की बात करें डिस्कर्सिव की तो या फिर लिटरेरी की, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा. इसमें आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, उसे समझने की आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. अगर कोई पिक्चर दिया हुआ है तो उसे समझने की आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ये सब चीज़ें पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स मिल जाते हैं. हाँ, लेकिन हाँ, अगर पैसेज में कुछ समझ नहीं आया पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पैसेज अपने आप समझ आने लगता है. जैसे समझो कि एक सबटाइटल देख रहे हो, आप कंफ्यूजिंग मूवी है और आपको समझ नहीं आ रहा मूवी का लैंग्वेज, आपने वो सबटाइटल ऑन कर दिए. ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है. ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पैसेज पढ़ना चाहिए उसके बाद उसके आंसर्स करने चाहिए. ना 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 ना, क्वेश्चन पहले पढ़ लिया उसके बाद आराम से उसके पैसेज को पढ़ लिया. अब क्योंकि क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको पहले से पता है कि आपको कौन से पॉइंट्स चाहिए उस पैसेज में. तो बिल्कुल स्किमिंग की तरह काम करता है. स्किमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पढ़ते हो लेकिन पूरा पढ़ते नहीं, आप सिर्फ वही पढ़ते हो जो आपके काम का है. अंडरस्टैंड? इसे बोलते हैं स्किमिंग. आप वो मोड आपका टर्न ऑन हो गया, एक बार हो गया तो फिर डायरेक्ट आपको आंसर्स दिखेंगे उस पैसेज में. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, राइट? चलिए बात करते हैं सेक्शन बी में. जैसे ही सेक्शन बी में मूव करोगे तो आपको बस 4 चीजों में से कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. सबसे पहले होगा एक नोटिस कि भाई इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए. नंबर 2 लेटर टू अपॉलजी हो सकता है, माफीनामा. लेटर ऑफ ऑर्डर हो सकता है कि इसके बारे में एक ऑर्डर लिखिए. और एक लेटर और मतलब 3 टाइप के बस लेटर होते हैं जिसमें जो फॉर्मल एप्लीकेशन आप लिखते हो एग्जैक्ट वही एप्लीकेशंस होते हैं. आर्टिकल हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 2 चीज़ें एग्जामिनेशन में आती है. सबसे पहला लेटर आता है, वो लेटर ऑफ ऑर्डर हो सकता है, लेटर ऑफ अपॉलजी हो सकता है. नंबर 2 इसमें आपको मिलता है एनालिटिकल पैराग्राफ.
अब ये क्या होता है भैया, ये आप समझिए। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में याद है कुछ हम पिक्चर्स हमें दिए जाते थे, बोला जाता था ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट व्हाट यू सी इन द पिक्चर, लाइक जस्ट सी, ऑब्जर्व एंड जस्ट राइट व्हाट यू सी इन द पिक्चर। तो उसमें हम बोलते थे एक बच्चा खेल रहा है, पहाड़ वहाँ हैं, मतलब पिक्चर्स को ऑब्जर्व करते थे और उसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट लिखते थे। इसका समझो प्रो लेवल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक टेबल जिसमें बहुत सारा डेटा हो, जैसे इंडिया में हंगर पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स हंगर पॉपुलेशन, आईपीएल के टीम की रैंकिंग हो गई, एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स का टेबल हो गया, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे एक टेबल हो गया। टेबल हो सकता है वो पाई चार्ट में हो सकता है या किसी और तरीके से हो सकता है। उसमें आपको समझना होगा डेटा को, और उस डेटा को समझने के बाद अपने तरीके से टेक्स्ट में लिखना होगा। ऐसे समझिए कि आपको पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर में पूरा डेटा लिखा हुआ है, बट आपको उसे कन्वर्ट करना हो। अगर न्यूज़पेपर में देखा होगा, आजकल न्यूज़पेपर्स लिखने से ज़्यादा पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं कि इतने % पॉपुलेशन इतनी सैलरी में है, इतने % पॉपुलेशन इतनी सैलरी में है, और इतने % पॉपुलेशन इतनी सैलरी में। आपको उसके बारे में लिखना होगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि कितने % पॉपुलेशन कितनी सैलरी में है, उसको एक दूसरे से कंपैरिजन करके, लास्ट वाले को फर्स्ट से कंपैरिजन करके, फर्स्ट वाले को लास्ट से कंपैरिजन करके, लास्ट वाले को मिडिल वाले से कंपैरिजन करके, उसको समझ के बस उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने ये कर दिया 4 से 5 पैराग्राफ में, तो कांग्रेट्स, आपको मिल चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स क्विक। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है, इसका एक फॉर्मेट होता है और उसे आपको फॉलो करना होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ का भी एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मल एप्लीकेशन का भी एक फॉर्मेट होता है। और हाँ, एप्लीकेशन में डेट लिखना मत भूलना, वरना सीबीएसई बोलेगा टाइम ट्रेवल डिटेक्टेड। तो अब आपने जैसे ही सेक्शन बी को खत्म किया ना, तो आपको मिलेगा लिटरेचर के 40 मार्क के सेक्शन डायरेक्ट। लेकिन हाँ, इसमें एक बात है कि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलने वाला है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलने वाला है, वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बेसिकली यू हैव various amount of questions और various types of questions as well। सबसे पहले इमेजिन करो कि आपने जो पढ़ रखा है, क्या हो अगर वो डायरेक्ट ही आपको दिखाया जाए और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए आपने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ रखा है, ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो आपको पूरी तरह से समझ में आता है। इमेजिन कीजिए वो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, अब उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी let's say the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had ruined। या फिर फायर एंड आइस से हो गया तो some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who fear fire। तो अगर इस तरह से आपको डायरेक्टली वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए, वो डायरेक्टली ही लिखा जाए और उससे क्वेश्चन पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसने लिखा था ये पैसेज, इसमें फायर का मतलब क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो में 2 नेगेटिव चीज़ें क्या आपको मिलती हैं, आपको इससे सीखने को क्या मिलता है। इमेजिन ऐसे मिल रहा है, सच में ऐसा ही होता है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 2 प्रोवाइड किए जाते हैं, दोनों 4-4 मार्क्स के होते हैं, 8 मार्क के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ समझना होता है चीज़ों को, और जो कि आपने पहले पढ़ रखा है उसी का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट, उसका पार्ट निकाल के वहाँ रखा हुआ है। एक रहेगा प्रोज से और एक रहेगा पोएट्री से, मतलब किसी भी लेंचो की स्टोरी से कुछ पार्ट निकाल के वहाँ रख लिया जाएगा और उससे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, Lancho was a really hard-working man. He was a man out of beast. He was a beast out of man. He was so hard-working that when he was in fear, he worked all the while. अब नीचे question. What exactly do you know about Lancho? Can you describe his characteristic with just one word? अब इस तरह से क्वेश्चन है, अंडरस्टूड। तो 8 मार्क तो पहले से ही फिक्स्ड हैं आपके, अगर आपने अच्छे से कोई भी स्टोरी पढ़ रखा है तो। हाँ, पोएम समझ नहीं आया तो उसे ब्रेकअप सॉन्ग की तरह देख लो, अंडरस्टूड। हर लाइन में आपको इमोशन देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, एक और बात, लेस मगिंग मोर अंडरस्टैंडिंग। ये इसमें खो नहीं जाना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। जितना डीप जाओगे उतना डर लगेगा, डोंट नीड टू, इतना नहीं सोचते। एवरी स्मार्ट स्टूडेंट का ये मोटिव होता है कि हमें बाहर से इसे समझना है, ना कि उसके अंदर डीप एनालिसिस करनी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप दया नहीं, आपको सीबीएसई में जाना है, कोई सीआईडी में नहीं, इसका ध्यान रखना है। लिटरेचर को आप समझे कैसे और याद कैसे करें। देखिए, एक समझ से आपको लिटरेचर के स्टोरीज को नहीं याद रखना, कैरेक्टर्स को याद रखना है। देखो, भोली में भोली के
लाइफ को मत देखो, भोली को समझो, दैट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब भोली को अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह लोगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे और इसी बहाने आप बहुत अच्छा सीखोगे। लेंचो को समझो कि आपके पास का एक पड़ोसी है, अरे क्या आदमी है यार, कितना हार्ड वर्किंग है वो। अगर इस तरह से आप देखोगे ना, तो लेंचो आपका फ्रेंड है, अंडरस्टूड। अगर इस तरह से आपने नहीं देखा तो आपको पूरी चीजें याद करनी पड़ेगी। और सर, मोर देन 35 चैप्टर्स है, आप कितने चैप्टर्स याद कर लोगे? कॉमन सेंस। तो आपको इस पे फोकस करना है कि आप उसे कैरेक्टर की तरह देखो और कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाओ। अगर आप कैरेक्टर आपको अच्छा लगने लगा, कैरेक्टर से आप कनेक्ट हुए, तो आपको उसकी स्टोरी भी अच्छी लगने लगेगी। उसके बारे में याद रखने के लिए आपको रेस्ट और चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कि अब किसी मूवी को आप क्यों याद रख पाते हो? क्योंकि उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो आपका फेवरेट होता है। तो धीरे धीरे आपको मूवी अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो एक्टिंग आपके फेवरेट एक्टर ने किया था। कई बार कुछ चैप्टर्स बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो आपके फेवरेट टीचर होते हैं, आपको वो चैप्टर समझ आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट टीचर वो चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेकलेस पढ़ना है, तो आप ऐसा नहीं समझो कि अरे यार कि क्या मतलब फ्लेक्स करने गई थी, ऐसा नहीं बोल सकते कि इंस्टाग्राम का फ्लेक्स गोन रॉन्ग का एक वीडियो बन गया, ऑलमोस्ट वही वाला बात है। नहीं, अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपको उसके थीम को डिकोड करना चाहिए। ये समझाना क्या चाहता है भाई, ये चैप्टर एक्चुअली एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, क्या बताना चाहता है मुझे, ये क्या सिखाना चाहता है। अगर आपने एक लाइन एग्रीगेट करके बस एक लाइन समझ गए, तो ट्रस्ट मी, आप पूरे चैप्टर को ऑटोमेटिकली याद कर लोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ अ लेटर टू गॉड, हमें क्या सिखाना चाहता है सर? मेरे अकॉर्डिंग फेथ कैन मूव माउंटेन्स, क्योंकि इसी लाइन से स्टोरी भी स्टार्ट होती है। अगर मैं इसे याद रखूँ ना, तो मुझे इसका थीम के साथ साथ इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग याद है। अब अगर मैंने बस इतना समझा कि जो लेटर टू गॉड है वो हमें फेथ सिखाना चाहता है, तो क्या इसके बारे में मैं 25-30 लाइन ऐसा ही नहीं लिख दूंगा कि फेथ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे ऑन टू प्रो आपको क्या करना है, उसके थीम को डिकोड करना है। एक बार थीम समझ में आ गया, एक वर्ड में या एक सेंटेंस में याद कर लो। रिमेंबर मत करो चैप्टर्स को, नेवर डू इट, जस्ट उसके वाइब को रिमेंबर करो, उसके अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या मजा आ रहा था चैप्टर को पढ़ने में, है ना। चलो क्लास 12 की बात करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग है, तो आप उसमें प्रॉवर्टी देखो, क्या पेन है, उस चाइल्ड लेबर जो करता है वो, उसमें कितना पेन है। आप अगर डीप वाटर की बात करो, तो आप याद करो कि वो आदमी कितना तैरता था, कितने पानी में वो था और कितनी बार डूब चुका था वो। इसके कारण उसे डर लगने लगा भाई, और फ्यूचर में धीरे धीरे उस डर से निकलने के लिए उसने गुस्से में फाइट बैक किया, कम बैक हुआ भाई का। तो इस तरह से आपको डीप वाटर समझ में आ गया। देखो, वन लाइनर, आपको पूरे चैप्टर को वन लाइन में समझना होगा, वन लाइन एक्सट्रैक्ट आपको निकालना होगा ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। आपको एक और चीज़ें समझनी होगी कि थीम वगैरह याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल सकते हो कि इसके थीम के बारे में, उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में अगर आप आंसर दे पा रहे, ये ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट लेवल होता है जो टीचर ने आपको ज्ञान दिया था ना उस चैप्टर को पढ़ाते टाइम, कि बेटा ये करते नहीं, बच्चा ऐसे करते, ए ब्लू शर्ट, चुप रहो अभी, ऐसे होता है बच्चा, ऐसे करना चाहिए। तो ये जो ऑलमोस्ट जो नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है ना एट द एंड ऑफ द चैप्टर, उसके बारे में जो क्या सीखा हमने, उसे हम बोलते हैं थीम, अंडरस्टूड। और आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। हाँ, एक और बात, अब जब आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा समझो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, इतना सीरियस हो जाओ, इंजॉय करो, बट ऐसा फील करो कि आप ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन हॉल में हो। तो आपको सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगने लगेगी, एक एक लाइन जो टीचर बोल रहे हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लगने लगेगा। अपने आप को हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में पाओ। राइटिंग सेक्शन को अगर आपने एक बार समझ लिया, तो आधा बैटल तो आप उसी में जीत जाओगे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन इस पे नहीं होता कि आप कितनी गलतियां करते हो या फिर आप कितने ब्रिलियंट हो। इस पे होता है बस कि स्टाइल क्या है आपका, वाइब क्या है आपका, अब कितनी डीप नॉलेज आपकी है, कितने यूनिक स्टाइल से आप लिख सकते हो, कितना प्रोफेशनल वाइब है आपका। इन चीज़ों को जिसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेटर बहुत अच्छे तरीके से लिखना, और लास्ट में जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है उसको बहुत अच्छी तरह से याद करना। और हाँ, लास्ट में रिवीजन इज द की, रियल सुपर पावर ये है भाई। 95% स्टूडेंट्स रिवाइज करके जाते हैं और वही अच्छे मार्क्स से एग्रीगेट करते हैं। एक मंथ पहले सॉल्व करो बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, एकदम मारते रहो, मारते जितने भी सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें ऑब्जर्व करो कि कोई पोएटिक डिवाइस है क्या, आता है बार बार एलिट्रेशन, अरे हाँ एलिट्रेशन बार बार आ रहा है, अब एलिट्रेशन पढ़ते हैं भाई। मेटाफर पूछा गया भाई, सिमिली आ रहा है भाई, अब उसे पढ़ना पड़ा। पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन
सिंप्लीफिकेशन पढ़ना होगा, पन पन बार बार आ रहा है, पन पढ़ना होगा। आपको वो देखो कि जो चीज़ें बार बार आ रही हैं, अगर ये बार बार आ रही है तो 1000 बार आ रही है, और 1000 बार आ रही है तो हमारे काम की है सर उसे। और हाँ, एक वीक जस्ट पहले आपको फॉर्मेट याद करना होगा, फॉर्मेट समझना होगा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या था, कि वहाँ जाने के बाद डर ना लगे। आपने अगर उस टाइप के क्वेश्चन पहले से बहुत बार देख लिए ना सर, आप पहले से ही कॉन्फिडेंट रहोगे। आधी क्वेश्चंस के आंसर आप सिर्फ इसलिए नहीं दे पाते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। की थीम्स आपको याद रखना चाहिए। हाँ, नए टॉपिक सोच रहे हैं, बिल्कुल मत टच करना एक वीक पहले। और एक दिन पहले की बात करूं तो समरी पढ़ लो, चैप्टर नहीं समरी पढ़ लेना, प्लीज पढ़ लेना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का थोड़ा चीट कोड देख लेना, अंडरस्टूड। अब एग्जामिनेशन के सुबह सुबह पेन रेडी, रोल नंबर लिखना है, वॉशरूम ब्रेक लेना है, ना 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 ना, बस लिखते रहो, अंडरस्टूड। और हाँ, एक और बात, द बेस्ट आंसर इज द मोस्ट रिलेटेबल आंसर एंड मोस्ट रीडेबल आंसर। आप कितना भी अच्छा लिख रहे हो, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। आपके एग्जामिनेशन सब जो एग्जामिनेटर होते हैं वो सबसे पहले, और एग्जामिनर होते हैं वो सबसे पहले आपके राइटिंग देखते हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरह से लिखना, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ी एक्सप्लेनेशन एट द बिगनिंग, एट द लास्ट बहुत अच्छा करना, स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा करना। सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, उसको बहुत अच्छी तरह से करना। बीच में अगर नॉर्मल इंग्लिश में आप यूज़ करो ना, नॉर्मल आई रीड अ बुक टाइप, अगर अभी आप आंसर देते हो ना तो बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बहुत लंबा आंसर है तो बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो आप। जो इंपॉर्टेंट की फ्रेजेस हैं उसको अंडरलाइन कर लेना, कि जो एग्जामिनर को एग्जैक्ट तुरंत चाहिए उसको अंडरलाइन कर लो। ये आपको देखना है सर, आंसर एक्चुअली ये है, लेकिन मैंने कुछ सेंटेंसेस और लिख लिए हैं। और हाँ, हर आंसर के बाद एक लाइन बिल्कुल छोड़ देना, इससे एग्जामिनेशन मतलब चेक करने वाले का मूड अच्छा होता है। और हाँ, अपनी वर्ड्स हैंड राइटिंग नहीं दिखानी है, ये बोर्ड पेपर है, स्कूल का टेस्ट नहीं। चलो मैं और गंदा हैंड राइटिंग लिखूंगा सर, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने मुझे डांटा था क्लास में, ऐसा वहाँ नहीं होता, अंडरस्टैंड। एग्जामिनेशन पेपर बिल्कुल टफ नहीं होता। इंग्लिश एग्जामिनेशन दुनिया का सबसे ईजी एग्जामिनेशन है, और आपका पैनिक है, आपका मोटिवेशन लो होना, और एक माइंडसेट जो आपके पास नहीं होता उस टाइम पे। आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ उतना जानना होता है जो एग्जामिनेशन में आ रहा है। आपको सिर्फ इतना जानना होता है कि आपको मीनिंगफुल लिखना है, वेल प्रेजेंटेड लिखना है, और ग्रामेटिकली सही लिखना है। बाकी आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो सही है सर। एक कोट अपने आप से बोलिए कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इटसेल्फ इज स्केयर्ड ऑफ मी, अंडरस्टैंड। वो वायलेंस लाइक्स मी होता है ना, कि आई वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट, वायलेंस लाइक्स मी कुछ इस तरह से। चलिए तो एक बार रिकैप कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, कि पेपर का पैटर्न आप समझ लीजिए, लिटरेचर और को शॉर्ट में आप याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको पीस प्रोवाइड करेगा, प्रेजेंटेशन आपको पावर प्रोवाइड करेगा, और आपका माइंडसेट आपका मास्टर स्ट्रोक प्रोवाइड करेगा। ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो सोचिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो और कितने सारे वीडियोज़ आप मिस करने वाले हो। CBSE का पेपर आता है तो आपको लगेगा सरप्राइज आ रहा है, ऐसा रिस्क मत लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मानिए। और सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो, टेक केयर।